आप सभी को नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। वैसे तो इस चैनल पर ट्रैवल ब्लॉग चल रहे हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें वाकई में इसकी बहुत ज़रूरत है। आपको याद होगा जब हम लोग यूके से इंडिया आए थे तब मैंने कुछ वीडियो डाली थी। उन्हीं वीडियो पे मुझे कुछ पेरेंट्स के कमेंट आए हैं और कुछ पेरेंट्स ने मुझे पर्सनली डीएम भी किया है मेरे इंस्टा पे। अगर आप भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं डीएम के थ्रू। तो जो कमेंट थे उन्हीं से रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाली है। कमेंट क्या थे मैं आपको बता देती हूँ। कुछ पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था कि इंडिया में एडमिशन की क्या प्रोसेस है, स्कूल में बच्चों के एडमिशन की क्या प्रोसेस है और बच्चों को क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, पेरेंट्स को क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाली है। चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये वीडियो इस समय बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इंडिया में अधिकतर स्टेट में जो है एडमिशन दिसंबर जनवरी में होते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो चलिए फिर आज बिना देर की हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी, खास तौर से पुणे की, क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि हम लोग यूके से पुणे शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है एडमिशन की वही मैं आपसे डिटेल में बताने वाली हूँ। हम लोगों ने क्या क्या फेस किया, दर्श जो कि मेरा बेटा है वो क्या क्या फेस कर रहा है, वही सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन की। एडमिशन प्रोसेस क्या है, कब होता है। तो इंडिया में जहाँ तक मुझे पता है अधिकतर स्टेटों में दिसंबर जनवरी में ही एडमिशन होते हैं। बाकी और कभी चेंज हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है दिसंबर जनवरी में ही होता है। तो पुणे में भी दिसंबर जनवरी में ही एडमिशन होता है। देखिए पहले हम लोगों का यूके से इंडिया आना कंफर्म नहीं था, तो हम लोगों ने एडमिशन के लिए सर्च कर रहे थे हम लोग, लेकिन हम भी श्योर नहीं थे कि हम जाना है या नहीं जाना, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि हम लोगों ने कुछ स्कूल में मेल भी किए थे तो उन्होंने अपनी एडमिशन प्रोसेस हमें बताई, जिसमें हमें पता चला कि हमारा होना ज़रूरी है, हम ऑनलाइन एडमिशन नहीं करा सकते। ठीक है, तो आप भी गूगल के द्वारा कुछ स्कूल जिसमें आप एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चे का, उसकी डिटेल्स निकाल के, मेल आईडी निकाल के, फ़ोन नंबर के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं एडमिशन की प्रोसेस के बारे में। आपको याद होगा कि हम लोग आई थिंक मई जून के करीब यहाँ पर आए थे इंडिया में। उस समय एडमिशन हो चुके थे और नया टर्म स्टार्ट होकर 15 दिन स्कूल लग चुके थे, फिर छुट्टियाँ लग गई थी। तो जब छुट्टियां लगी थी उसी दौरान हम लोग यहाँ पर आए थे, उसी दौरान हम लोगों ने स्कूल सर्च करना शुरू किया। तो जब हम स्कूलों में गए पूछने के लिए एडमिशन के लिए, तो 80% स्कूल वालों ने हमें मना कर दिया, ये कहकर कि कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बाकी जो 20% है उन्होंने हमें कहा कि आपके बच्चे को कुछ सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा, अगर वो उसमें क्वालिफाई कर तो हमारे बच्चे का एडमिशन लेंगे। अब वो सब्जेक्ट क्या क्या थे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ज़्यादातर स्कूलों में 3 सब्जेक्ट के बारे में बोला उन्होंने हमसे, मैथ्स का, साइंस का और इंग्लिश का। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी थे जिसमें उन्होंने मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के साथ साथ सोशल स्टडी का भी टेस्ट लिया, एसएसटी का भी टेस्ट लिया। और ये जो टेस्ट है पिछली कक्षा के बारे में पूछा जाता है टेस्ट में। जैसे कि आपका बच्चा अगर 5th में एडमिशन लेने वाला है तो उसको 4th क्लास का सिलेबस में से पूछेंगे वो लोग। राइटिंग टेस्ट लेते हैं तो उसके लिए आपके बच्चे को स्कूल में 2 से 3 घंटे रुकना पड़ता है, जितना भी वो टाइम बताते हैं उतनी देर आपके बच्चों को आपको छोड़ना पड़ता है स्कूल में। तो हमने दर्श को एग्ज़ाम दिलाया और उसने सारे सब्जेक्ट के क्वालिफाई करके और वो सिलेक्ट भी हुआ एडमिशन के लिए। कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए यहाँ पे सभी स्कूलों में अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है, हालांकि 19-20 का ही फ़र्क था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आप अपने एरिया का पता कर सकते हैं फ़ोन कर या डायरेक्ट जाकर मिलकर। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और जिस भी सिटी में आप मूव होना चाहते हैं वहाँ अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो आप उनसे भी बोल सकते हैं स्कूल में पता करने का।
तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको लाकर दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन के समय आपको होना ज़रूरी होता है। इसके बाद कुछ पेरेंट्स का प्रश्न था कि बच्चों को क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है और बच्चे कैसे कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और बाहर की कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा होता है और बाहर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है और सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को आप कैसे कोप अप करा सकते हैं बिना उनको प्रेशराइज किए हुए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप बच्चों को कवर करवा सकते हैं। देखिए जब इंडिया आने का आपका प्लान होता है ना, तो 1-2 महीने पहले से आपको बच्चों को 1-1, 2-2 पेज राइटिंग वर्क कराना शुरू कर देना चाहिए। हमने दर्श को भी स्टार्ट कर दिया था और साथ ही में हम लोगों ने उसकी हिंदी की ट्यूशन लगा दी थी ऑनलाइन ट्यूशन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इंडिया के ही टीचर होते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं, पढ़ा देते हैं बच्चों को। लेकिन हमने जो ऑनलाइन ट्यूशन लगाई उसकी यहाँ आने से पहले, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ उसको। तो उसे बेसिक शब्द जो थे वो पढ़ना आ गए, लिखना आ गए थे, और पूरा अच्छे से तो नहीं, मात्रा वाले शब्द उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में। और जब वो यहाँ पर आया, मतलब इंडिया आ गया, तो इंडिया में धीरे धीरे जब स्कूल में उसने पढ़ा, घर पर भी हम लोग थोड़ा टाइम देते थे। थोड़ा आप भी बच्चों की मदद करिए, थोड़े छोटे छोटे शब्द जो होते हैं बच्चों को सिखाते रहिए अपने डेली यूज़ वाले, और रीडिंग ज़रूर 1 पेज कराइए हिंदी का, ख़ास तौर से, क्योंकि हिंदी सभी जगह पढ़ाई जाती है। और जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में रहने लगते हैं तो बच्चों की हिंदी बहुत ही ख़राब हो जाती है, इवन आती ही नहीं, मैं ये कहूँगी। पर मैं आप सभी पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि बच्चों को आप प्रेशराइज मत करिए। धीरे धीरे बच्चे ना सीख जाते हैं, बच्चों को पिकअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब हम लोग जितना वरीड थे ना इंडिया आने से पहले, मैं आपको बता नहीं सकती थी। हमको सिर्फ यही टेंशन था कि दर्श कैसे पिकअप करेगा, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें नई थी और इससे पहले उसने ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं देखा था। लेकिन आप यकीन मानिए 1 महीने के अंदर वो सेटल हो गया। 1 महीने भी नहीं बोलूँगी मैं, कुछ ही दिनों में वो सेटल हो गया था और वो समझ गया था इस चीज़ को कि मुझे ये सब चीज़ें करना ही पड़ेंगी। हम लोग परेशान होते हैं लेकिन बच्चे कर लेते हैं। और लास्ट में सबसे मेन बात आपको करनी है कि जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, वहाँ के प्रिंसिपल से और बच्चे की जो क्लास टीचर होंगी वो आप उनसे ज़रूर मिलिए, उन्हें सारी सिचुएशन बताइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं। उनको एक एक कंडीशन बताइए कि बच्चों को हिंदी आती है या नहीं आती, जो भी है, आप जिसमें भी बच्चा वीक है, और थोड़ा समय मांगिए उनसे ताकि बच्चे कोप अप कर सकें इजीली। क्योंकि क्या होता है, हमें जो टेंशन था स्टार्टिंग में, मैं आपको बताती हूँ, हमें सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ का था कि अगर बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब आया स्टार्टिंग में या टीचर ने उसको प्रेशराइज़ किया, तो बच्चे एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप, आसपास का माहौल हमारे इंडिया में बहुत कॉम्पिटिटिव है। इन सब चीज़ों से ना बच्चों के माइंड पर कोई असर नहीं होना चाहिए, बच्चे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इसी कारण से आपको इन सब चीज़ों के बारे में प्रिंसिपल से भी और टीचर से भी बात करनी होगी, क्लियरली करनी होगी, नहीं तो बच्चों को दिक्कत आएगी ही। आई होप आपको अपने सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे, और फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी आपको ये वीडियो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।